बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम कर्व फिटिंग के बारे में पढ़ेंगे और कर्व फिटिंग में भी जो टेक्निक है जो आज हमने स्टडी करनी है वो है लीस्ट स्क्वायर लीनियर रिग्रेशन। सबसे पहला सवाल तो ये हमारे जहन में आता है कि कर्व फिटिंग का मतलब क्या है और इसका मकसद क्या है। कर्व फिटिंग बुनियादी तौर पे एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जो किसी गिवन डेटा को, जो कि किसी एक्सपेरिमेंट की आउटकम हो सकती है, उसको मैथमेटिकल मॉडल या मैथमेटिकल इक्वेशन या मैथमेटिकल नरेशन में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे ये जो पहली डायग्राम है जिसको हमने डेटा सेट के तौर पे लिखा हुआ है, इस डायग्राम में हमें कोई एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास मौजूद है। इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है। इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को अगर हम चाहते हैं कि ये किसी मैथमेटिकल नरेशन की शक्ल में हमारे सामने आ जाए और कोई ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन हम बना लें, ऐसा मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन हम बना लें जो इस बिहेवियर को सबसे बेहतर रिप्रेजेंट करे। इस काम के लिए जो टूल इस्तेमाल होता है उसको कर्व फिटिंग कहते हैं। ऑब्वियसली कर्व फिटिंग, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ये इसका पर्पस क्या है, तो इसके मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। मल्टीपल लोग मुख्तलिफ तरीके से सोच सकते हैं कि कौन सी ऐसी मैथमेटिकल फॉर्मेशन बनाई जाए जो कि इन पॉइंट्स को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करती हो। तो उसके एक से ज़्यादा मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। यहाँ पर दो एग्जाम्पल के तौर पे दो मुख्तलिफ शक्लें दिखाई गई हैं। पहली फॉर्म के अंदर जिसको पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन कहा गया है, ये बेसिकली एक पॉलिनोमियल डेवलप की गई, एक ऐसी पॉलिनोमियल जो इन पॉइंट्स में से गुजरती हो, ताकि उस पॉलिनोमियल को हम ये कह सकें कि वो इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को बेस्ट रिप्रेजेंट करती है। तो ये एक पॉलिनोमियल 6 ऑर्डर पॉलिनोमियल डेवलप अगर की गई और उसको प्लॉट किया जाए तो वो इस तरह से एक डिफरेंट जो है वो स्पाइक्स के कर्व की शक्ल में हमें नजर आती है। लेकिन इसके अंदर खूबी ये है कि ये इन पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट करती है, इन पॉइंट्स के अंदर से गुजरती है। अच्छा, इसके अंदर खामी क्या है, इसके अंदर कमी क्या है? वो ये है कि अगर आप ये देखें कि हमारा कर्व फिटिंग का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि हम किसी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करना चाहते हैं ताकि उसको मैथमेटिक्स के फ्रेमवर्क के अंदर प्रोसेस किया जा सके। ये जो फॉर्मेशन बनी है, जो पॉलिनोमियल 6 ऑर्डर पॉलिनोमियल है, इसके अंदर अगर आप ये देखें तो ये एक बुनियादी तौर पे जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं उन उनके अलावा बहुत बड़ी-बड़ी ओवरशूट्स हमें नज़र आती हैं। जैसे कि ये एक ओवरशूट है। ये ओवरशूट जो रेंज ऑफ डेटा है, जैसे कि ये बताया, जैसे कि हो सकता है कि एक्सपेरिमेंटल जो डेटा जिसको हम मॉडल करने जा रहे हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन की एक रेंज हो कि ये जो x की वैल्यूज़ हैं, उनके अकॉर्डिंगली जो y की वैल्यूज़ हैं, वो इन 2 लाइनों के दरमियान में रहेंगी, ठीक है? तो इस सूरत के अंदर ये जो पॉलिनोमियल की जो ओवरशूट्स हैं, ये हमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ दे रही हैं जो कि y की वैल्यू की रेंज से भी बाहर है। ये इसकी एक कमज़ोरी है, ख़ामी है पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन की। उसके उसके मुकाबले में एक ये दूसरी अप्रॉक्सीमेशन है। इस अप्रॉक्सीमेशन के अंदर आप देख रहे हैं कि एक ऐसी लाइन जो है वो तलाश की गई है जो कि इसको बेस्ट पॉसिबल या इस अंदाज में मैप करती है
इस अंदाज में इस पॉइंट्स, ये जो डेटा है, इनको रिप्रेजेंट करती है कि इनके अंदर जो एरर है, एरर तो डेफिनेटली मौजूद है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि अगर ये लाइन जो है ये रिप्रेजेंट करती है कि x की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y की वैल्यू ये होगी यहाँ पर, लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो है वो यहाँ पर है, तो इन दोनों में एरर तो मौजूद है, लेकिन उस एरर की एक खास लेवल की टॉलरेंस जो है वो यहाँ पर हमें नजर आ रही है कि खास दर्जे का एरर मौजूद है, बहुत कम दर्जे का एरर मौजूद है, और अदरवाइज ये जो लाइन है ये इस एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ शक्लों में हम किसी भी डेटा को, जो कि आउटकम हो सकता है किसी एक्सपेरिमेंट या अननोन फिनोमिना की, उसको हम मैथमेटिकल नरेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, लीनियर रिग्रेशन क्राइटेरिया फॉर बेस्ट फिट। जैसे कि मैंने बताया कि जब हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है तो उसको मुख्तलिफ तरीकों से हम एक मैथमेटिकल नरेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम मैथमेटिकल नरेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हर नरेशन के अपने कुछ फ़ायदे नुकसान होंगे, हर नरेशन की कुछ प्रोज कॉन्स होंगे। तो उसके लिए ये देखा जाएगा कि कुछ क्राइटेरियाज बना लिए जाएं जिससे हम इस बात को जज कर सकें कि सबसे बेहतर या सबसे अच्छा परफॉर्म कौन सा कर्व, कौन सी मैथमेटिकल नरेशन कर रही है फॉर द गिवन एक्सपेरिमेंटल डेटा। अच्छा, अब इसके लिए अगर डेटा जो पॉइंट्स हैं वो, चूंकि अभी हमने जो पिछली स्लाइड में देखा कि जो डेटा पॉइंट्स हैं वो 2 डायमेंशनल हैं और वो एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंटेड हैं, तो इसलिए हर डेटा पॉइंट एक्स और वाई के साथ रिप्रेजेंट होगा। तो मुख्तलिफ डेटा पॉइंट्स को हम एक्स और वाई के तनाजुर में लिख सकते हैं, इसलिए x1, y1, x2 and up to xn. The linear regression will give us a linear equation. Linear regression जैसे कि नाम से जाहिर है कि linear regression एक वो मेथड है जिससे हमें एक linear equation हासिल होती है, और वो जो linear equation है वो उस डेटा को, उस बिहेवियर को बेस्ट रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती है। जब हम linear equation की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन, जैसे कि हमें बेसिक अलजेब्रा के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि एक लीनियर इक्वेशन का ये फॉर्मूलेशन है कि एक लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ सम कोएफिशिएंट्स। यहाँ पर दो कोएफिशिएंट्स हैं, एक कोएफिशिएंट ए नॉट और दूसरा एक कोएफिशिएंट ए वन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ। तो दिस इज अ सिंपल लीनियर इक्वेशन। इस लीनियर इक्वेशन का कोई स्लोप होगा और इसका कोई y इंटरसेप्ट होगा, और ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। ये कंपोनेंट इसमें इसलिए शामिल किया गया कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आप अप्रोक्सीमेट करेंगे एक गिवन डेटा को, तो हो सकता है वो जो अप्रोक्सीमेशन आपने की है, जो लाइन आपने डेवलप की है कि ये लाइन बेस्ट रिप्रेजेंट करती है, वो लाइन उन पॉइंट्स के कुछ पॉइंट्स के को तो बीच में इंक्लूड कर रही है और कुछ पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं कर रही। उस लाइन के लिहाज से उन पॉइंट्स के दरमियान में कुछ एरर मौजूद है, जैसे कि पिछली स्लाइड में भी आपको दिखाया गया। तो ये जो है ये एरर कहलाता है, इस अप्रोक्सीमेशन का एरर है ये, ठीक है, इसलिए इसको एरर या रेजिडुअल का नाम दिया जाता है। और रेजिडुअल की जो वैल्यू है वो आप सिंपल इस लीनियर इक्वेशन से इस तरह से फॉर्मुलेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे कि टोटल एरर फॉर ऑल डेटा सेट। अच्छा, जैसे अभी बात हुई कि जो डेटा सेट है वो मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर मुश्तमिल है। मिसाल के तौर पे अगर n नंबर ऑफ पॉइंट्स हों तो n नंबर ऑफ पॉइंट्स में ये लीनियर इक्वेशन हर पॉइंट्स के लिहाज से देखी जाएगी और देखा जाएगा कि पॉइंट नंबर 1 जो है उसकी अप्रोक्सीमेशन में इस लीनियर इक्वेशन के हवाले से कितना एरर आता है।
पॉइंट नंबर 2 के हवाले से कितना एरर आता है, पॉइंट नंबर 3 के हवाले से कितना एरर आता है। तो इसलिए इन सारे जो एरर्स हैं उनको अगर जमा कर लिया जाएगा तो वो टोटल एरर फॉर ऑल डेटा सेट ये हमें हासिल होगा। ये एक मेजर हमें हासिल होगा जो कि हमें हेल्प करेगा इस बात को जज करने में कि जो लीनियर इक्वेशन हमने डेवलप की है ये कितनी इफेक्टिव है और इसका एरर कितना आता है। ये इस लिहाज से भी हेल्प करेगा कि अगर दो तरह की लीनियर इक्वेशंस कोई दो लोग बनाएं तो उनको कंपेयर करने में भी ये एरर की जो पैरामीटर्स हैं ये हेल्प करते हैं। तो इसमें देखें कि एरर ये सबस्क्रिप्ट में आई इसलिए लिखा गया है कि पहले पॉइंट के लिए जो पहला पॉइंट है पॉइंट नंबर 1 उसको जब इस लीनियर इक्वेशन के लिहाज से देखा गया तो लीनियर इक्वेशन एक वैल्यू देती है और पहला जो पॉइंट है उसकी वैल्यू अगर उससे मुख्तलिफ होगी तो उसमें कोई एरर जनरेट होगा। इसी तरह से दूसरे पॉइंट के लिए भी एरर होगा, तीसरे पॉइंट के लिए भी एरर होगा। तो ये जो सबस्क्रिप्ट में आई है ये पॉइंट्स के नंबर को जाहिर कर रहा है कि पहले पॉइंट का एरर, दूसरे पॉइंट का एरर, तीसरे पॉइंट का एरर। अच्छा, पहले पॉइंट का जो एरर होगा वो यहाँ पर भी आई लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में y के और x के, वो भी पहले पॉइंट के लिहाज से ही उसको जज किया जाएगा। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि ये टोटल एरर्स का समेशन है जो इस फॉर्मूलेशन के अंदर हमें नजर आ रहा है। अच्छा, एक और पैरामीटर है ये जो टोटल एरर है इसमें ऑब्वियसली आप ये देख सकते हैं कि एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि एरर जो है वो जो नंबर है वो दोनों साइडों पे जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें तो यहाँ पे इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो आउटपुट की वैल्यू जो एक्चुअल डेटा है उसकी वैल्यू ज्यादा है और जो अप्रोक्सीमेशन हमें मिलेगी लाइन के ऊपर वो यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे y माइनस दिस वैल्यू जो है वो ये एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी और इसके बदले में यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी उसको जब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आ सकती हैं। तो इसको ज़रा थोड़ा सा मज़ीद बेहतर करने के लिए क्वांटिफाई ताकि हम इसको बेहतर अंदाज में कर सकें कि एरर की जो एरर का जो सिग्निफिकेंस है उसको जज करने के लिए एरर को स्क्वायर किया जाता है। तो उसके लिए ये एक पैरामीटर है जिसको हम कहते हैं स्क्वायर एरर सम। इसमें क्या किया कि उसके एरर का मैग्नीट्यूड लेके उसको स्क्वायर कर लिया। मैग्नीट्यूड जब हमने लिया तो मैग्नीट्यूड लेने से ऑब्वियसली उसका जो नेगेटिव जो उसकी जो वैल्यूज थी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी और उसको हमने स्क्वायर कर लिया तो इससे हमें एक स्क्वायर एरर हासिल हुआ। उसको जब हमने सम किया तो ये एक टर्म हमें हासिल होगी जिसको हम कहते हैं स्क्वायर एरर सम। ये टर्म हम यूज करेंगे टू डेवलप द टेक्निक कि जिससे हम ये जान सकें कि कौन सा बेस्ट फिट लीनियर रिग्रेशन होगा। ये जो स्क्वायर सम है, ये जो स्क्वायर एरर सम है एस सबस्क्रिप्ट आर, इसमें आप देख रहे हैं कि ये एक इक्वेशन की शक्ल में बन गया है। इस इक्वेशन में हम अगर ये क्राइटेरिया बनाएं बेस्ट फिट का, ये जो यहाँ पे लफ्ज भी लिखा हुआ है बेस्ट फिट का और ये भी लिखा हुआ है इफेक्टिव फॉर मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, ज्यादातर ऑब्जर्वेशंस के लिए ये जो स्क्वायर एरर सम का जो क्राइटेरिया है ये ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। अच्छा, अब इसको फर्दर आगे लेके जाने के लिए टू रिड्यूस जिसमें स्क्वायर ऑफ द एरर सबसे कम होगा वो हमने फॉर्मूलेशन हासिल करनी है। तो उसके लिए ये है कि डेरिवेटिव एंड इक्वल टू 0। ये जो एस आर की वैल्यू हमें हासिल हुई जो कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एरर्स है उसका अगर आप डेरिवेटिव लें और ये ऑब्वियसली यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव लिखा हुआ है। पार्शियल डेरिवेटिव इसलिए लिखा कि यहाँ पर जब आप इस टर्म को डेरिवेट करेंगे तो इसमें मल्टीपल कोएफिशिएंट्स हैं, ए नॉट भी है और ए1 भी है। हमने ये इक्वेशन बनानी है तो हमें जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हैं वो ए नॉट हासिल करना है और ए1 हासिल करना है।
ए नॉट और A1 अगर हमें मिल जाएं तो हम ये इक्वेशन जो है वो फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो इसलिए इस इक्वेशन को, ये जो SR है, इसको पार्शियल डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू A नॉट एंड विद रिस्पेक्ट टू A1, और इस पार्शियल डेरिवेटिव को जब इक्वल टू 0 करेंगे, इक्वल टू 0 का एक अलजेब्राइक जो फॉर्मुलेशंस हैं उसके अंदर एक टेक्निक है कि जब आप डेरिवेटिव को 0 करते हैं तो ये आपको एक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज जो है वो प्रोवाइड करता है। तो जब आप डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करेंगे तो आपको इसकी मिनिमम वैल्यू हासिल हो सकती है, और आप ये उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इक्वल टू 0 किया जाए तो वहां पे A0 और A1 की वैल्यूज क्या हैं। तो ये खैर ये जो फॉर्मूलेशन है ये मैंने आपके सामने ये एक प्रोसीजर रखा है कि इस तरह से इसको हासिल किया गया है, और इसके दरमियान में एक कम्बरसम मैथमेटिकल डेरिवेशंस हैं। वो डेरिवेशंस जो हैं वो अभी हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इस टेक्निक को समझना और इस टेक्निक को अप्लाई करना। तो एनीवेज इस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करके जब आप सॉल्व करते हैं तो A1 की वैल्यू जो है वो इस फॉर्मेशन के अंदर हासिल होती है, और A0 की वैल्यू जो है वो इस फॉर्मेशन के अंदर हासिल होती है। अब जहाँ पे x बार और y बार का ताल्लुक है तो x बार और y बार आर द मीन ऑफ द डेटा सेट। मीन वैल्यू का आपको पता है कि हम सबको जमा करें और उसके जितनी तादाद को आपने जमा किया उसके बराबर उसको डिवाइड कर दीजिए, मीन वैल्यू हासिल होती है। अच्छा, अब इसको अप्लाई करते हैं एक एग्जांपल के अंदर। एग्जांपल नंबर है 17.1, लीनियर रिग्रेशन। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है फिट अ स्ट्रेट लाइन to the x and y values in the first two columns of the table 17.1। 17.1 में ये जो टेबल दिया गया है इसमें ये जो x और y की जो वैल्यूज हैं ये बेसिकली डेटा सेट हैं। ये डेटा सेट है, जैसे शुरू में हमने देखा कि डेटा सेट शुड बी द आउटकम ऑफ सम एक्सपेरिमेंट। तो लिहाजा ये वैल्यूज हैं, इनके लिहाज से आपने उसको सारे को परफॉर्म करना है। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो प्रीवियसली आपने A1 और A0 इसके लिए जो फॉर्मुलेशंस हासिल की थी हमने, उसको अगर हम देखें तो उन चीज़ों को अब इसमें ये देखिए कि A1 हासिल करने के लिए n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, ये वो वैल्यू है, ये एक फिक्स होगी। अच्छा, xi हर जो पॉइंट है उसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उन सब वैल्यू को जमा कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यूज को अलहदा जमा करेंगे, y की वैल्यूज को अलहदा जमा करेंगे और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, उसके बाद ये डिनोमिनेटर में आए तो डिनोमिनेटर में x की वैल्यू को, हर x की वैल्यू को स्क्वायर करेंगे और ये सब फिर x की स्क्वायर्ड वैल्यू को जमा कर लेंगे, माइनस x की वैल्यू को पहले जमा कर लेंगे और जो जमाशुदा वैल्यू होगी उसको स्क्वायर कर लेंगे। तो ये यही पूरा प्रोसीजर अगर हम इस टेबल के ऊपर परफॉर्म करें तो आप ये देखें n की वैल्यू यहाँ पे 7 है, क्योंकि यहाँ पे x की जो वैल्यूज हैं वो 7 तक जाती हैं। तो इसका मतलब है कि टोटल 7 डेटा सेट्स या डेटा पॉइंट्स हमारे पास दस्तयाब हैं। तो उसमें हमने देखा कि n इज इक्वल टू 7। x की वैल्यूज को अगर अकेले जमा किया जाए तो क्या वैल्यू बनती है, और y की वैल्यूज को जमा किया जाए तो क्या वैल्यू बनती है। x की वैल्यूज को y की वैल्यूज को जमा किया गया तो 24 बना, और x की वैल्यूज को जमा किया गया तो 28 बना। अच्छा, इसका मीन निकाला, 28/7 और 24/7 ये मीन आ गए। अच्छा, अब आगे हमने ये देखा कि x की वैल्यू को स्क्वायर करके उन सबको जमा किया जाए तो ये इतनी वैल्यू आती है। x और y इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए, x की वैल्यू को, इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए और इन मल्टीप्लिकेशंस को सबको आपस में सम अप कर लिया जाए तो क्या वैल्यू आती है। ठीक है, तो उसके बाद हमने ये देखा कि ये कुछ चीज़ें हमने हासिल कर ली और इनको उस जो पिछले स्लाइड पे हमने इक्वेशन देखी थी उस इक्वेशन के अंदर अगर इनको पुट इन किया जाए और पुट इन करके अरिथमेटिकली प्रोसेस करें तो ये हमारे पास एक वैल्यू A0 की हासिल होती है।
इसी तरह से उसी इक्वेशन को रेफरेंस बनाते हुए ए नॉट की वैल्यूज भी हम हासिल कर सकते हैं। ये दो वैल्यूज हमने जब हासिल कर ली तो अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे आप जो लीनियर इक्वेशन है वो फॉर्म कर सकते हैं। ये एक लीनियर इक्वेशन डेवलप हो गई y is equal to a value of a naught and a value of a1 multiplied by x। ये लीनियर इक्वेशन इस डेटा सेट को बेस्ट रिप्रेजेंट करती है, ऑल्दो कि इसके अंदर कुछ ना कुछ एरर होगा, लेकिन ये एरर जो है वो हमने देखा कि इसका जो इस एरर का जो स्क्वायर ऑफ द एरर होगा, स्क्वायर ऑफ द एरर वो मिनिमम होगा विद रिस्पेक्ट टू अदर लीनियर फॉर्मेशंस। तो ये एक प्रोसीजर है जिसके जरिए से हम लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं और लीस्ट स्क्वायर फिट का क्राइटेरिया अप्लाई करके एक लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं जो कि इस डेटा सेट को बेस्ट रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, अब इसके अंदर आप ये देखें कि ये वाला जो कंपोनेंट है ये एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला, ठीक है। तो टोटल एरर जो है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आगे अभी एक एग्जांपल में हम इसको इस्तेमाल भी करेंगे कि एरर को वैलिडेट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे हमने ये सीखा। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि एरर को क्वांटिफाई कैसे किया जाता है। क्वांटिफाई एरर इन द लीनियर रिग्रेशन। क्वांटिफाई का मतलब ये है कि जब आप लीनियर रिग्रेशन की टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं तो आप ये कहते हैं कि ये बेस्ट उसको रिप्रेजेंट करती है, लेकिन उस बेस्ट का ये जो लफ्ज है इसको क्वांटिफाई करना, इसको किसी न किसी पैमाने की शक्ल में लेके आना, इसको किसी न किसी पैमाइश या मेजरमेंट में लेके आना कि भाई ये कैसे बेस्ट है और कौन सा पैरामीटर ऐसा है जिस पैरामीटर को सामने रखते हुए या उसको कैलकुलेट करते हुए हम ये कह सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस किस तरह से है इस लीनियर रिग्रेशन टेक्निक की। तो उसके लिए हम कुछ पैरामीटर्स जो हैं उनको डिफाइन करते हैं। जैसे कि ये पहला पैरामीटर जो है ये है, दिस इज कॉल्ड एस सबस्क्रिप्ट टी। एस सबस्क्रिप्ट टी जो है, दिस इज सिंपली द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेटा अराउंड इट्स मीन। अच्छा, अब मीन का वैल्यू क्या है? अब इसमें हमने ये जो एरर के जो पॉइंट्स हैं इनके अंदर एक एजम्पशन है, अंडरलाइंग एजम्पशन, वो ये है कि x की जो वैल्यूज हैं उनको हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखा है और y की वैल्यूज जो हैं उनको डिपेंडेंट वेरिएबल समझा है। तो ये जो चीजें हैं उनमें ज्यादातर y की वैल्यूज को प्रोसेस किया गया। तो अगर हम ये देखें कि हमारे पास y की कुछ वैल्यूज जो हैं वो अवेलेबल हैं और उनका हम सिंपली मीन वैल्यू कैलकुलेट करें और ये देखें कि मीन वैल्यू से ये जो वैल्यूज हैं वो कितना आगे पीछे हैं। मिसाल के तौर पे आप ये देखिए कि हमारे पास ये जो डेटा सेट है उस डेटा सेट का अगर अरिथमेटिकली या स्टैटिस्टिकली मीन निकाला जाए तो मीन एक वैल्यू आती है, वैल्यू ऑफ द वाई। उस वैल्यू ऑफ द वाई के लिहाज से इनका कंपैरिजन अगर किया जाए कि ये वैल्यू उस मीन से कितना आगे या पीछे हैं, तो हर पॉइंट की उस मीन से दूरी जो है वो डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल इसकी दूरी जो है वो ज्यादा है और इसकी दूरी सबसे कम है। तो इस तरह से हम एक जो स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ा हुआ एक स्टैंडर्ड डिविएशन का टर्म होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन हम निकालते हैं कि मीन से ये वैल्यूज जो हैं वो कितनी दूर हैं, तो एक मेजर हमें हासिल होता है। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि अगर हम मीन के लिहाज से देखें तो ये एक मॉडल किया गया है स्टैटिस्टिक के फ्रेमवर्क के अंदर कि यहाँ पे उसका स्प्रेड ज्यादा है, मतलब मीन वैल्यू से वो जो वैल्यूज हैं कुछ वैल्यूज ज्यादा दूर जाती हैं मीन वैल्यू से, उनकी दूरी ज्यादा है और ये जो स्प्रेड है ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि मीन वैल्यू से इसकी दूरी ज्यादा है। अभी यहाँ पे हमने लीनियर रिग्रेशन की कोई बात नहीं की, हम सिंपली उसको ये कह रहे हैं कि जो y की जो वैल्यूज हैं जो हमें डेटा सेट गिवन था उसमें जो y की वैल्यूज हैं उनकी मीन वैल्यू क्या है और मीन वैल्यू से उसकी दूरी क्या है। क्योंकि
स्टैटिस्टिकली आमतौर पे किसी भी डेटा को उसकी मीन वैल्यू के आसपास मॉडल किया जाता है। तो ये मॉडल जो है वो स्टैटिस्टिकली मीन वैल्यू के इर्द-गिर्द उसको एक मीन वैल्यू को समझा गया कि मीन वैल्यू की जो लाइन है वो बेस्ट रिप्रेजेंट करती है इसको। तो इसका स्प्रेड जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन की शक्ल में हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके बदले में अगर हम ये देखें कि ये अभी हमने जो लीनियर रिग्रेशन की टेक्निक, लीस्ट स्क्वायर टेक्निक इस्तेमाल करके जो लीनियर रिग्रेशन की एक टेक्निक इस्तेमाल करके एक लाइन बनाई, ए नॉट प्लस a1x, वो लाइन जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करती है। इस लाइन के लिहाज से अगर देखा जाए कि इस लाइन से पॉइंट्स की दूरी किस तरह से है, कितने पॉइंट्स से कितना दूर है, तो इससे हमें देख के ग्राफिकली भी ये बात समझ में आ रही है और इसके अगर स्प्रेड को मॉडल किया जाए तो उसमें भी ये बात समझ में आ रही है कि जो पॉइंट्स हैं वो जो हमारी जो ये लाइन बनी है उस लाइन के पास-पास हैं, ज़्यादा उससे दूर नहीं है। तो ये जो कर्व है इसका स्प्रेड इतना ज़्यादा नहीं है, इसकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं है एज़ कंपेयर टू दिस स्प्रेड, जो कि नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले के मुताबिक बनाया गया। तो इससे हमें ये बात एक सामने आती है कि लीनियर रिग्रेशन एज़ कंपेयर टू द स्टैंडर्ड डेविएशन वो ज़्यादा बेहतर है, उसका एरर जो है वो कम है और स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर जो मीन के लिहाज से अगर मॉडल करने की कोशिश करेंगे तो उसमें एरर ज़्यादा आएगा। तो इस लिहाज से ये एक टर्म हमारे सामने आई, जिसको हम कहते हैं सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेटा अराउंड इट्स मीन वैल्यू। मीन वैल्यू से मुराद स्टैटिस्टिकली जो उसका y की वैल्यू उसका मीन होगा। अच्छा, ये वैल्यू जो है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि दिस इज़ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एरर्स। अच्छा, अब ये टर्म एक यहाँ पर नई इंट्रोड्यूस करवाई गई है। ये टर्म है विद रिस्पेक्ट टू, इस टर्म का ताल्लुक इस डायग्राम के साथ है या इस एक्सप्लेनेशन के साथ है और इस टर्म का ताल्लुक इस एक्सप्लेनेशन के साथ है। ये टर्म जब हम लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म करते हैं तो ये टर्म जो है वो हमें जो वैल्यू देती है, ये वैल्यू कहलाती है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट जो है वो ये हमें बताता है कि जो लाइन हमने लीनियर रिग्रेशन की शक्ल में बनाई है, उस लाइन का जो एरर है विद ऑल पॉइंट्स, उनको अगर जमा कर लिया जाए तो उसके अंदर कितनी कितनी जो है ना वो तब्दीली आती है या एरर कितना ज़्यादा है। ठीक है? तो हर पॉइंट्स के लिहाज से थोड़ा-थोड़ा एरर जो है वो हमें मिलता है और उसका स्प्रेड जो है वो भी कम होता है और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम होती है। तो एक पैरामीटर तो ये होगा कि लीनियर रिग्रेशन अगर कोई परफॉर्म करता है, तो वो इन 2 पैमानों को आपस में कंपेयर करेगा। अगर तो ये वाली वैल्यू एस वाई डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू एस ऑफ टी से कम होती है, तो इसका मतलब है कि ये जो लीनियर रिग्रेशन है, वो सिंपल स्टैटिस्टिकल मीन के प्रोसेस से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है। ठीक है? अच्छा, उसके बाद एक और टर्म है, ये इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन एक ऐसा पैरामीटर है जो कि हमें ये बताता है कि जो एक्सपेरिमेंट जिसके नतीजे में हमें एक डेटा सेट मिला, पॉइंट्स मिले, उन पॉइंट्स को हमने मॉडल किया एक लीनियर लाइन से, जिसको हम लीनियर रिग्रेशन कहते हैं और उसमें हमने जो टेक्निक इस्तेमाल की वो लीस्ट स्क्वायर एरर की। तो इस मॉडल में क्या ये मॉडल एक्सपेरिमेंट को इस एक्सपेरिमेंट की जो नेचर है, उस नेचर को ट्रू रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता, ठीक है? इसकी मिसाल इस तरह से समझ लीजिए कि हम ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उस एक्सपेरिमेंट में 4 या 5 पॉइंट्स हमें हासिल हुए, 4-5 पॉइंट्स की वैल्यूज़ हमें हासिल हुई। उन 4-5 पॉइंट्स की एक अपनी स्टैटिस्टिकल अ, नेचर है कि वो एक्स की वैल्यूज़ के साथ वाई की वैल्यूज़ किस तरह से रिलेट कर रही हैं। और अगर इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया जाएगा और कंटिन्यू करके आप 5 की बजाय अगली 10 वैल्यूज़ या 15 वैल्यूज़ हासिल करेंगे,
तो उनके अंदर भी वो स्टैटिस्टिकल नेचर जो है वो रिप्रेजेंट होगी। तो इस तरह से ये जो हम इक्वेशन बना रहे हैं, ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन ऐसे ना हो कि ये इस एक्सपेरिमेंट का जो बुनियादी बिहेवियर है उसको पूरी तरह से रिप्रेजेंट ना कर सके। तो इसलिए जो स्टैटिस्टिकल नेचर है एक्सपेरिमेंट की, उस नेचर को उस नेचर के करीब से करीब होना चाहिए हमारी लाइन को या हमारी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन को। तो उसको मेजर करने के लिए ये एक पैमाना है ST माइनस SR डिवाइडेड बाय ST, ये R स्क्वायर होता है, इसको कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन कहते हैं। तो ये पैमाना हमें बताता है कि हमारा जो मॉडल है, जो लीनियर मॉडल है, या लीनियर लाइन हमने बनाई है, ये एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंट है उसकी नेचर को कितना अच्छा रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कितना अच्छा उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये अगर ये जो 5 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं या 7 पॉइंट्स दिए गए हैं, इन्हीं सातों पॉइंट्स के बिहेवियर को अगर इसी एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया जाए और 7, 8, 9 पॉइंट मजीद हासिल किए जाएं, तो ये लाइन उन पॉइंट्स को भी सही मैप करेगी। तो ये इस का मकसद है। इसको भी हम एक एग्जांपल में देखते हैं कि इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। Example number 2, estimation of errors for the linear least square fit. Problem statement है, compute the total standard deviation. The standard error of the estimate, ये जो standard deviation है ये ST है। यहाँ पर चूंकि y की वैल्यू हम ले रहे हैं तो वो y की वैल्यू हम उसको कंप्यूट करेंगे। अच्छा, उसके बाद उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट R की जो वैल्यू है, इसको जब हम हासिल करते हैं अंडर रूट लेके, तो ये इसको कहते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अच्छा, द सम्मेशंस आर परफॉर्म्ड एंड प्रेजेंटेड इन टेबल। टेबल वही है 17.1 वाला, इसके अंदर ये वैल्यूज हमने हासिल की हुई थी। अच्छा, अब ये देखिए, ये वाली जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज यहाँ पे एस ऑफ वाई हासिल करने के लिए 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 का मतलब ये है कि हमने ये जो वैल्यूज है 22 पॉइंट, ये जो इसको इस्तेमाल किया, ये स्टैंडर्ड डिविएशन की एक वैल्यू थी। स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब ये है कि हर वैल्यू, पहले एक मीन निकाला, उस मीन में से हर वैल्यू को कंपेयर किया और उसका स्क्वायर लेते चले गए और फिर उन सबको जमा कर लिया। जब उन सबको जमा कर लिया और जमा करके उसको डिवाइड कर दिया 7 माइनस 1 वैल्यूज से। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे इस्तेमाल हुई इधर, और उसके बाद उसको 7 माइनस 1, 7 जो है ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं और माइनस 1 का फैक्टर इसमें लगाया और इसको माइनस करके जब इसको अंडर रूट किया तो ये हमारे पास एस ऑफ वाई हासिल हो गया 1.9457। अच्छा, एस वाई एक्स हासिल करने के लिए ये जो पीछे फॉर्मूला हमने देखा है उसी को, पिछली स्लाइड को हम रेफर करते हैं। ये देखें, दिस इज एस आर। एस आर हमने ये जो इस तरह से इन सारे सम्स को, एरर्स को, एरर के सम को स्क्वायर, एरर को स्क्वायर किया, स्क्वायर को उसके बाद सम अप कर लिया, और उसके बाद n माइनस 2, n जो है वो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं और माइनस 2 जो है वो इसलिए लगाया कि यहाँ पे हम दो कोएफिशिएंट्स को देख रहे हैं, a0 और a1। तो ये एक वैल्यू हमें हासिल हुई। आप ये देखें कि ये वैल्यू है जो कि एस ऑफ आर की वैल्यू है। ये एस ऑफ आर की वैल्यू यहाँ आएगी और ये n है, और ये 2 जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि हम कितने वेरिएबल्स को देख रहे हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल को देख रहे थे, सिर्फ y की वैल्यूज को कंसिडर कर रहे थे, तो n माइनस 1 आ गया, यहाँ पे n माइनस 2 आ गया। तो ये दो वैल्यूज आ गई, एस वाई और एस वाई माइनस एक्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि एस वाई माइनस एक्स को आपने इसके साथ जब कंपेयर करना है तो ये आपको बताएगा कि हाउ गुड योर लीनियर रिग्रेशन इज। ये जो फैक्टर है ये रिप्रेजेंट करता है मीन, जो स्टैटिस्टिकल मीन है उसके अराउंड मैपिंग को।
और ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो लाइन आपने बनाई है उसके अराउंड मैपिंग को। तो आप ये देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन इसकी जो है वो कम है, इसकी ज़्यादा है। तो लिहाजा एक बात तो इस कंपैरिजन से ये सामने आती है कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है वो हमारा वैलिड है और वो सर्व कर रहा है, वो बेहतर है एज कंपेयर टू नॉर्मल स्टैंडर्ड डिविएशन। अच्छा, दूसरी बात ये है कि द एक्सटेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट इज क्वांटिफाइड बाय दिस आर स्क्वायर। ये जो फैक्टर हमने निकाला था ये हमें बताता है, इसकी वैल्यू आती है 0.868। इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअल जो डेटा है उसकी जो एक्चुअल उसकी जो स्टैटिस्टिक्स है उस एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स को 86.8% तक ये मॉडल जो है वो सही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये दो चीजें जो हैं वो हमारे सामने आ गई कि इससे हमें ये पता चला कि ये हमें हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है वो किस तरह से उसको उसके एरर को कैसे क्वांटिफाई कर सकते हैं और वो कितना अच्छा है, ये हम इसमें ये बता सकते हैं। अच्छा, अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाते हुए कि अभी हमने लीनियर रिग्रेशन मॉडल की बात की है, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल में शायद सही या पूरी तरह से उसमें मैप ना होते हों, उसमें मॉडल ना होते हों और उनका जो एरर के जो पैरामीटर्स हैं वो सही तौर पे उसके अंदर परफॉर्मेंस ना देते हों, तो उसके लिए हम पॉलिनोमियल रिग्रेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पॉलिनोमियल रिग्रेशन में जैसे लीनियर रिग्रेशन में था कि एक लीनियर इक्वेशन बनाई जाएगी जो कि उन पॉइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फिट इन करने की, ज़्यादा से ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेगी। तो इसी तरह से पॉलिनोमियल रिग्रेशन के अंदर एक पॉलिनोमियल बनाई जाएगी जो कि इन पॉइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फिट इन करने की कोशिश करेगी। तो पॉलिनोमियल रिग्रेशन के अंदर अभी हमने मिसाल के तौर पे एक सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल को लिया। सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म है वो इस तरह से होगी कि y इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर और प्लस ये e जो है वो एरर को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि उसी उसूल के तहत जिस तरह से हमने लीनियर रिग्रेशन में किया था उसी उसूल के तहत यहाँ पे एस आर की वैल्यू निकाली गई। एस आर जो है वो स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एरर्स है। ये एरर निकाला हमने और एरर को सब पॉइंट्स के लिहाज से जब एरर को आप सम अप कर लेंगे तो वो एस आर की वैल्यू आएगी। अच्छा, अब हमने एक ऐसे पैरामीटर्स एक जो कोएफिशिएंट्स हैं a1 a0 a1 a2 इनकी वो वैल्यूज निकालनी है जिनके लिए ये जो सम ऑफ द स्क्वायर है ये मिनिमम हो जाए। तो उसके लिए हमने टेक्निक इस्तेमाल की कि डेरिवेटिव लिया और डेरिवेटिव लेके उसको इक्वेट कर लिया जीरो के। उसको जब आप प्रोसेस करेंगे मैथमेटिकली, उसको प्रोसेस करने के बाद जो जो रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट यहाँ पे इस जगह पे आपको दिखाया गया है। ये रिजल्ट ये बताता है कि जितने आप कोएफिशिएंट्स निकालना चाहते हैं उतनी आप इक्वेशंस बना लेंगे। अब जैसे यहाँ पे हम तीन कोएफिशिएंट्स फाइंड करना चाहते हैं a0 a1 और a2। तो यहाँ पे तीन जो है वो इक्वेशंस बन जाएंगी और इन तीन इक्वेशंस को जब आप तीन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आप तीन वैल्यूज को हासिल कर सकेंगे। ये सिंपल जो लीनियर अलजेब्रा के जो प्रोसीजर्स होते हैं कि तीन इक्वेशंस गिवन हो और तीन वेरिएबल्स हों तो आप उनको तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर आपने जो जो गिवन डेटा सेट है उस डेटा सेट को इस्तेमाल कैसे करना है। अब आप ये देखें कि इस अगर हम इस पहली इक्वेशन को देखें तो इस पहली इक्वेशन के अंदर एन की वैल्यू जितने पॉइंट्स गिवन हैं वो है। अब यहाँ पर एक्स की जो वैल्यूज हैं उन सबको जमा किया गया है और यहाँ पे एक्स की वैल्यूज को स्क्वायर करके आपस में जमा कर लिया गया है और दिस इज इक्वल टू द समेशन ऑफ द वैल्यूज ऑफ द वाई। ठीक है, इसी तरह से दूसरी इक्वेशन को आप देखें तो यहाँ पे एक्स की सारी वैल्यूज को जमा किया गया है, एक्स स्क्वायर करके उन सारी वैल्यूज को जमा किया गया है और एक्स क्यूब करके वैल्यूज को जमा किया गया है और दिस इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई और उन सब वैल्यूज को जमा किया गया। जब आपके पास डेटा टेबल गिवन हो तो आप ये सारे पैमाने, ये वाले जो पैमाने हैं इनको कंप्यूट कर सकते हैं उस गिवन टेबल के जरिए से। ठीक है, तो इस लिहाज से
ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आप कंप्यूट करते चले जाएंगे। अच्छा, अब इस चीज को हम प्रैक्टिस भी करेंगे आगे एक एग्जांपल के अंदर, लेकिन अभी यहाँ पर मैं ये बताता चला जाऊं कि ये एक सेकंड ऑर्डर की हमने मिसाल ली है। इस सेकंड ऑर्डर को अगर हम जनरलाइज करें और एम ऑर्डर पॉलिनोमियल तक एक्सटेंड करें, तो हम एम ऑर्डर पॉलिनोमियल को इस्तेमाल करके किसी भी जो डेटा सेट है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उस सूरत के अंदर एस आर इसी तरह से कंप्यूट किया जाएगा। यहाँ पे ए नॉट, ए वन और ए टू की वैल्यूज हैं, तो वहाँ पे वैल्यूज जो हैं वो इतनी आ जाएंगी, एम वैल्यूज आ जाएंगी, ए एम तक जाएगी ये वैल्यूज। यहाँ पे ए टू तक गई थी और यहाँ पे ए एम तक जाएगी। और एस वाई डिवाइडेड बाई एक्स, जिसको हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट कहते हैं, वो एस आर इसी तरह से कंप्यूट होगा। और उसके बाद n माइनस एम प्लस वन आ जाएगा। m की जो वैल्यू है ये m, दिस इंडिकेट्स द ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल, और n जो है वो नंबर ऑफ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको अब सामने रखते हुए आगे हम एक एग्जांपल जो है उसको देखते हैं, उससे हमें ये चीजें फर्दर क्लियर हो जाएंगी। पॉलिनोमियल रिग्रेशन की ये एग्जांपल है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, फिट अ सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल टू द डेटा इन द फर्स्ट टू कॉलम ऑफ टेबल 17.4। ये 17.4 का एक टेबल गिवन है, इसमें ये वैल्यूज हमें गिवन है। इन वैल्यूज को अगर हम, ये वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज की बुनियाद पे ही सारी कैलकुलेशन होनी है। अगर आपको ये वैल्यूज गिवन हो तो आप इस पूरी सारी एग्जाम्पल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए एग्जाम्स के अंदर भी यही दो वैल्यूज जो हैं वो आपको गिवन होंगी। अच्छा, इसमें अब हमने क्या करना है, m की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। m ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल है जो कि इस केस में 2 है। यहाँ पे n की वैल्यू, कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, ये 6 नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो n की वैल्यू 6 आ गई। x का मीन निकाला, y का मीन निकाला, ये सिंपली हम निकाल सकते हैं। इन सारी वैल्यूज को जमा करो, डिवाइडेड बाय 6 कर दो। इन सारी वैल्यूज को जमा करो, डिवाइड बाय 6 कर दो। अच्छा, x की वैल्यू जो है उन सबको जमा करो, 15 आ गया। y की वैल्यूज को जमा करो, स्क्वायर लेके वैल्यूज को जमा करो, क्यूब लेके वैल्यूज को जमा करो, x4 लेके वैल्यूज को जमा करो, x y आपस में मल्टीप्लाई करो, फिर उनको जमा करो, फिर एक्स स्क्वायर वाई आए। अब ये वो चीजें हैं जो कि इस फॉर्मूले में, जो कि पिछली स्लाइड में था, यहाँ पे मैंने इसको रिप्रोड्यूस किया है। आप ये देखें कि इसके सारे कोएफिशिएंट्स जो हैं, अब ये वाला जो कोएफिशिएंट है इसकी वैल्यू यहाँ से आएगी, इसकी वैल्यू यहाँ से आएगी, और ये वही वैल्यू है। एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ से आएगी, और x4 की वैल्यू यहाँ से आएगी। y की समेशन जो है वो ये वाली यहाँ से आएगी, x की वैल्यू यहाँ से आएगी, और एक्स स्क्वायर वाई आई की वैल्यू यहाँ से आएगी। तो इस लिहाज से आप ये देख रहे हैं कि सारी वैल्यूज जो इस फॉर्मूले के अंदर इस्तेमाल होती हैं, वो सारी की सारी वैल्यूज हम इस दो सेट वैल्यू से कंप्यूट कर रहे हैं। जब आप ये कंप्यूट कर लेंगे तो अगर आप इनके अंदर इनको पुट इन करेंगे तो आपकी एक 3 इक्वेशंस बनेगी 3 वेरिएबल्स के साथ। उन 3 वेरिएबल्स की इक्वेशंस को, 3 वेरिएबल्स और 3 इक्वेशंस को हम जो मैट्रिक्स फॉर्म है उसमें इस तरह से लिख सकते हैं। जो पहले हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड्स पढ़े हैं उनके जरिए से इस्तेमाल करते हुए आप ए नॉट, ए वन और ए टू की वैल्यूज को यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। आप गॉस एलिमिनेशन कर लें, गॉस जॉर्डन मेथड इस्तेमाल कर लें, या आप सिंपल अलजेब्राइक मेथड से भी इनकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। जब इनकी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी तो ये एक सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल एस्टेब्लिश हो जाएगी। ये सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल इस डेटा सेट को लीस्ट स्क्वायर एरर के मेथड से बेस्ट रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब ये जो लफ्ज हमने बोला कि ये बेस्ट रिप्रेजेंट करती है, इसको जरा क्वांटिफाई कर लेते हैं। इसको क्वांटिफाई करने के लिए हम कहते हैं कि द स्टैंडर्ड एरर इसका कितना है। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए ये एक फॉर्मूला कि इसमें एस ऑफ आर
डिवाइडेड बाय n माइनस m प्लस 1। m यहाँ पे 2 है, m प्लस 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, n 6 है, तो ये एक वैल्यू निकलेगी। अच्छा, अब इसको कंपेयर करने के लिए अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डेटा या s ऑफ t या s ऑफ y, तो आप ये जो वैल्यूज हैं ये वाली, इस वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए आप निकाल सकते हैं s। इस वैल्यू को आप डिवाइड बाय, यहाँ पे 6 है, 6 माइनस 1, तो आप जिस तरह से s ऑफ t हमने पिछली एग्जांपल में निकाला था कि ये वैल्यू जो है वो न्यूमरेटर में आएगी और डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1 होगा, तो ये आ जाएगा s ऑफ y। और s ऑफ y को आप कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ, तो वो आपको एक मेजर प्रोवाइड करेगा कि कितना ये जो एस्टिमेट है ये बेहतर है एज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड डिविएशन मेथड। अच्छा, अब ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का भी फॉर्मूला पिछली एग्जांपल में हमने देख लिया, और ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि ये 99.85% जो स्टैटिस्टिक्स ऑफ द ओरिजिनल डेटा है, जो स्टैटिस्टिकल बिहेवियर ऑफ द एक्सपेरिमेंट है, उसको ये जो पॉलिनोमियल रिग्रेशन है ये उसको रिप्रेजेंट करती है या उसको बेहतर तरीके से मैप करती है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं कर्व फिटिंग टेक्निक्स की। अभी हमने इसमें सिर्फ लीनियर रिग्रेशन और पॉलिनोमियल रिग्रेशन की मिसालें देखी हैं। तो आज के सेशन में ये इतना ही है, और नेक्स्ट स्लाइड जो है उसमें हमने आपके लिए होमवर्क जो है वो रखा हुआ है। तो होमवर्क के लिए मैं आपको बता दूं कि ये एक्स वाई, ये डेटा सेट आपको दिया हुआ है, 5 पॉइंट्स का डेटा सेट है, और जो एग्जांपल नंबर 17.1 है उसको आपने इस डेटा सेट के ऊपर रिपीट करना है। ये आपका होमवर्क है। शुक्रिया।